कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इसमें जो एपिडेमियोलॉजी का फर्स्ट पॉइंट है वो है डिजीज फ्रीक्वेंसी। द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी आर टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, डिसेबिलिटी और डेथ इन ए स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। के इसमें हमने एपिडेमियोलॉजी में कौन कौन सी चीजें मेजर करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज मेजर करनी है, डिसेबिलिटी उसकी, और डेथ के एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में इस डिजीज का क्या रेट है, उसके क्या काजेज हैं और वो किस तरह से स्प्रेड हो रही है, उसकी वजह से क्या क्या डेथ हो रही है। इट इज ऑलवेज एज द रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। Much of the subjects of epidemiology subject matters of measurement of disease। कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपिडेमियोलॉजी का कि measurement of disease है, and health related events falls in the domain of the biostatistics, which is a basic tools of epidemiology. This help to development of strategies for prevention or control health related problems। कि अगर इस तरह से हमारे पास डाटा हो उस डिजीज को जो मेजर किया था और हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स हों जो एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में फॉल हुए थे, तो इस तरह हम उसका डाटा एनालाइज करके एपिडेमियोलॉजी को देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो आने वाली डिजीजेस होती हैं तो उनकी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं ताकि उनसे हम प्रिवेंट हो सके और या उसके कंट्रोल वगैरह कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। के डिजीज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, तो ये इस तरह से होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, हेल्थ इवेंट्स अक्कर इन पैटर्न इन कम्युनिटी एंड दिस पैटर्न वेरीज फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी। Also health events or diseases condition affects population at various stages। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेस है एपिडेमियोलॉजी का कंपोनेंट्स, उसमें ये चीजें भी वेरी करती हैं कि जहां डिजीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो एज ग्रुप कौन सा है उस पॉपुलेशन का और उसके सेक्सेस कौन से हैं और सब ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, क्या चाइल्ड में है, एडल्ट्स में डिजीज है या मेन वुमेन में है, मेल फीमेल का भी या चिल्ड्रन का भी, और डिफरेंट एज का भी देखना है कि यंग में है या ओल्ड एज लोगों में है, किस तरह से है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज भी एक एपिडेमियोलॉजी का कंपोनेंट्स है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इवेंट्स आर बेस्ड ऑन टाइम, प्लेस एंड पर्सन। We can analyze whether any increase or decrease occur for a particular condition. Epidemiology addresses itself to a study of these variation or patterns which may suggest or lead to measure to control or prevent the disease. An important outcomes of this study is formulation of etiological hypothesis। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज हो गया। इस तरह डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज ये भी कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी है कि एपिडेमियोलॉजी helps in identifying the causative agents or the risk predisposing factors or of disease। कि किस किस वजूहात से ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे डिजीज होती है और उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये एक एपिडेमियोलॉजी ही हेल्प करती है, उस डिजीज को मेजर या डिटरमाइन किया जाता है कि किस तरह से है। दिस इज वन ऑफ द रेयर यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स leading to any program for the control of those diseases। इसके बाद फील्ड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी के कौन कौन सी फील्ड्स हैं ऑफ एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी covers the various types of fields in different types of activities। It is applied in every field as agricultural, economics, statistics etc। They are as जो यहाँ नीचे गिवन है कौन कौन सी फील्ड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, ये किन चीजों से मिलकर एपिडेमियोलॉजी को ही एक एज ए फील्ड ऑफ साइंस या फील्ड ऑफ स्टडी डिक्लेयर किया जाता है। उसमें क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी, जियोग्राफिकल एपिडेमियोलॉजी, सोशल एपिडेमियोलॉजी, स्टैटिस्टिकल एपिडेमियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी। क्योंकि एपिडेमियोलॉजी की फील्ड में ये तमाम चीजें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से
तो जियोग्राफिकल पैटर्न जो जानते होंगे तो वही एपिडेमियोलॉजी करेंगे, स्टडी करेंगे उसकी। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पॉपुलेशन का एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसे है, स्टैटिस्टिकल से मींस यहाँ कि जो डाटा होगा उसको एनालाइज करना होगा, डिस्क्रिप्टिव से भी इस तरह से जो डाटा होगा उसको डिस्क्राइब करना होगा, उसको बताना होगा, और एनालिटिकल मीन उसको क्रिटिकली एनालाइज करना होगा। एक्सपेरिमेंटल में भी इस तरह कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके या एक सर्वे टाइप करके इस तरह से स्टडी की जाती है। और इन्फेक्शियस डिजीजेज से भी एपिडेमियोलॉजी होती है कि कौन कौन सी डिजीजेज इन्फेक्शन काज कर रही हैं और उनसे नेक्स्ट कौन सी बीमारियां फैल रही हैं। तो ये सारी फील्ड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी हैं। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइब्स, मल्टीफैक्टोरियल कॉजेटिव एजेंट्स, वेब ऑफ कैरियर्स या कॉजेटिव एजेंट्स के ये हैं हमारे पास कंसेप्ट ऑफ डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स। अगर हम देखें एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइब्स में एजेंट्स कौन से हैं, होस्ट फैक्टर कौन से हैं, एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं जो एक एपिडेमियोलॉजी का सबब बनते हैं, वजूहात। बायोलॉजिकल एजेंट्स में एजेंट्स के अंडर बायोलॉजिकल भी हैं, केमिकल भी हैं, फिजिकल भी हैं, न्यूट्रिशनल एंड सोशल। होस्ट फैक्टर्स एज, सेक्स, हेरिडिटी, न्यूट्रिशन, ऑक्यूपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिजीज होगी कि जिस तरह कुछ लोग गर्म इलाकों में रहते हैं उन्हें एक स्पेसिफिक डिजीज नहीं होती, कुछ ठंडे इलाकों में रहते हैं उस तरह नहीं होती, या उनकी जो फूड पैटर्न है वो, या उनका एज, या उनकी हेरिडिटी ऐसी होती है। तो इन वजूहात की बिना पर ये भी एक फैक्टर है होस्ट। एंड कस्टम्स, हैबिट्स, इम्यूनिटी पावर, बायोलॉजिकल ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रोल, हाउसिंग एंड मैरिटल स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये सारी चीजें एक होस्ट फैक्टर्स हैं जो एक जो एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कुछ डिजीजेस एज के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, कुछ उनके हाउसिंग रहने सहने से, कुछ उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी कि उनको डिजीज हो सकती है या नहीं हो सकती। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में भी वो फिजिकल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी, एंड साइको सोशल भी। तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल इस तरह अगर एग्जांपल देखें इसकी कि टाइफाइड फीवर है तो इस तरह डिजीज का तब होगी जब ये तीनों पॉइंट्स आपस में मिलेंगे तो डिजीज काज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वो 3 पॉइंट जैसे कि सैल्मोनेला टाइफाई, पोल्यूटेड वाटर, ओपन डेफिकेशन, यंग एज मोर इन मेल्स, लो इम्यूनिटी वालों में जिनकी पावर लो इम्यूनिटी होगी, लैक ऑफ पर्सनल हाइजेनिक, तो देन जाके एक डिजीज काज होगी। तो ये एक ट्राइएंगल यही बता रहा है, ट्राइएड्स एग्जांपल्स। एंड दूसरी कैंसर की एग्जांपल्स कि इस तरह से ये तीनों होंगी तो ये डिजीज काज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे पॉवर्टी, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, और ये वायरस, और ओल्ड एज में, और लैक ऑफ हाइजेनिक, स्मोकिंग वगैरह में, तो ये इस तरह होंगी तो डिजीज डेवलप होगी। डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, तो डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, इसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ससेप्टिबल होस्ट। कि एक तो उसे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो कि उसको इन्फेक्ट क्या चीज कर रही है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के इन्फेक्ट किस तरह से हुआ है, उसका वेक्टर क्या है। देन अगर ट्रांसमिट हुआ भी है तो नेक्स्ट जो होस्ट है जिसको होनी है डिजीज वो ससेप्टिबल है या रेजिस्टेंस है। ससेप्टिबल होगा तो उसको डिजीज होगी, रेजिस्टेंस होगा तो उसको डिजीज नहीं होगी। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि इसमें ह्यूमन रिजर्वायर के अंदर केस, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल एंड लेटेंट, और कैरियर में इंक्यूबेटरी एंड कन्वेलेंट एंड हेल्थी। जो ये हॉस्पिटल्स वगैरह में ये ह्यूमन भी हो गए, दूसरी चीजें इक्विपमेंट्स या जो चीजें वेस्ट करते हैं उनके साथ इस तरह से। एनिमल रिजर्वायर में जूनोटिक एंड रिजर्वायर ऑफ नॉन लिविंग थिंग जैसे कि सॉइल वगैरह। रिसोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ रिजर्वायर्स, सम टाइम रिजर्वायर। तो ये सारी चीजें रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन है कि जहां से बीमारियां फैलती हैं, बीमारियों के फैलाव का सबब है। मोड ऑफ डिजीजेस ट्रांसमिशन, कौन कौन से मोड है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जो डिजीज ट्रांसमिशन होती है वो मोड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मोड है,
सेकेंड नंबर पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इनॉकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा, तो ये इस तरह से कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड सॉइल एंड वर्टिकल। इनडायरेक्ट में व्हीकल बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज, तो वेक्टर के अंदर बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल, एयरबॉर्न डिजीज, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड इन्फेक्टिव डस्ट एंड फॉर्माइट एंड फिंगर्स वगैरह। तो ये इनडायरेक्ट मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन है। तो ये डायरेक्ट जिस तरह हॉस्पिटल्स वगैरह में तो सिरिंज वगैरह का इस्तेमाल, ये दूसरी चीजें, तो ये सारी चीजें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन है। इस तरह सब्सेप्टिबल जो होस्ट है वो भी इसी तरह ही बीमारियों का सबब बनता है कि डिजीज उससे फैलती हैं। सब्सेप्टिबल होस्ट के अंदर लो इम्यूनिटी पर्सन, हाई रिस्क पर्सन एंड portal of entry, mode of transmission, suitable place, develop multiplication, disease carrier, portal of exit, respiratory, gastrointestinal, urinary, skin and body fluids। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं कि किस तरह से है कि ससेप्टिबल होस्ट भी एक सबब बनता है बीमारियां फैलाने का, कि उसको हर तरह से डिजीज हो जाती है, उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती, तो इस तरह दूसरों को डिजीज होती जाती है। इसी तरह नेक्स्ट डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि किस तरह से उसको कंट्रोल करना है डिजीज को। प्रिवेंशन ऑफ सोर्स और रिजर्वायर, अर्ली डायग्नोसिस, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोज करना है। नोटिफिकेशन, कि उसको देखना है कि कौन सी डिजीज है, किस तरह से है, फिर उसका ट्रीटमेंट या कंट्रोल करना है। एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट एंड क्वारंटीन, कि इस तरह उसको आइसोलेट कर लेना है ताकि दूसरों को बीमारी ना हो, उसको ट्रीटमेंट उसको अलग करना है क्वारंटीन में। इंटरप्शन ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन ऑफ ससेप्टिबल होस्ट, इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करना है, बताना है, और इस तरह उनको इस तरह से कोई मेडिसिन वगैरह देनी है जिसके अंदर इम्यूनिटी उनकी आ जाए। एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, उसके अंदर है confirmation of the existence of an epidemic, define the population at risk, obtaining the maps of the area, counting the population। तो इस तरह उसका मैप और सारा कुछ करना है। एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में वही वेरिफिकेशन, डायग्नोज करना है, कंफर्मेशन एग्जिस्टेंस करनी है, और काउंटिंग द पॉपुलेशन। इसी तरह रैपिड सर्च फॉर ऑल केसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, medical survey, epidemiological case sheet, searching for more cases, data in analysis, उसका data analysis का time, place and person, formulation of hypothesis बनाना है, फिर testing of hypothesis, evaluation of ecological factors, further investigation of population at risk, writing the reports। तो ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किसको हुई, कब हुई, किस तरह से हुई, उसको सर्च करना है, और उसके ज्यादा से ज्यादा केस सर्च करने हैं, फिर उसके बाद उसके इकोलॉजिकल फैक्टर देखने हैं, उसके बाद फिर उसको उसकी पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट करना है कि कौन सी पॉपुलेशन रिस्क पे है, फिर एक रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है कि क्या काजेज हो सकती हैं, कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। स्टडी डिजाइन इन एपिडेमियोलॉजी, ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी होती है और एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी होती है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में डिस्क्रिप्टिव स्टडीज एंड एनालिटिकल स्टडीज दो चीजें आ जाती हैं। अब एनालिटिकल स्टडीज क्या आती है कि इकोलॉजिकल स्टडीज, कोरिलेशन स्टडी यूनिट इन ए पॉपुलेशन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, प्रिवेंट स्टडी, इंडिविजुअल इज ए यूनिट ऑफ स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, केस रेफरेंस विद इंडिविजुअल इज ए यूनिट ऑफ स्टडी, एंड दूसरी स्टडी के फॉलो अप स्टडी विद इंडिविजुअल इज ए यूनिट ऑफ स्टडी, लास्ट वन। एंड एक्सपेरिमेंट स्टडीज में क्या आता है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल एंड कम्युनिटी ट्रायल। तो इस इन बेसिस पे उसको एपिडेमियोलॉजी को स्टडी किया जाता है कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी कौन सी है, एनालिटिकल स्टडीज कौन सी हैं। तो ये एपिडेमियोलॉजी का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको एपिडेमियोलॉजी के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।